नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। तब तक बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। बीजेपी आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल को सीएम हाउस के रेनोवेट कराने के मामले में घेरने में जुटी थी। दावा कर रही थी कि बड़ा घोटाला हुआ है, टेंडर 8 करोड़ का था, पेमेंट 4 गुना ज्यादा किया। लेकिन आपने पलटवार करते हुए पीएम आवास में और भी बड़े घोटाले का दावा कर दिया है। पीएम मोदी के आवास को 2700 करोड़ का राजमहल बताया है। दरअसल बीजेपी की तरफ से सीएम हाउस में कई लग्जरी सुविधाओं और उन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का दावा किया गया था। इसे लेकर आप सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज मीडिया को लेकर सीएम हाउस दिखाने पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। संजय सिंह की पुलिस के साथ बहस भी हुई। आप नेताओं ने कुछ देर धरना भी दिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि स्विमिंग पूल कहाँ पे, मीडिया वाले भी देख ले, बार कहाँ पे, हमें भी पता चल जाए। हम तो जाते थे, हमें तो दिखा नहीं, हो सकता कि छुपा हुआ हो, तो हम भी देख ले। टॉयलेट सोने के हैं, हमने तो देखे नहीं, हमने तो इस्तेमाल भी किए, मगर अगर है तो ढूंढा जाए, आपके साथ ढूंढा जाए, और अगर नहीं है तो उस सब को हम प्रधानमंत्री आवास में ढूंढे। कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप है 33 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री आवास बना। चलिए, आपकी बात ऊपर की हमने। ये भी कहा जा रहा है कि 2700 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, 2700 करोड़ रुपए में। तो भैया वो प्रधानमंत्री आवास भी देखेंगे हम। इसके बाद आप नेता सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए प्रधानमंत्री आवास की ओर निकले। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। साफ है कि दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी जो भी आरोप लगा रही है उसमें वो खुद ही घिरती दिखाई दे रही है। बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के बयान ने पार्टी को गंभीर संकट में ला दिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर दिए उनके विवादित बयान की हर तरफ निंदा हो रही है। सभी राजनीतिक दलों की तरफ से बिधूड़ी के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई गई। यहां तक कि उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की भी मांग की गई। और अब इस पर खुद प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है। उन्होंने रमेश बिधूड़ी के बयान को बेहुदा बताया। प्रियंका ने कहा कि फिजूल की बात की हम चर्चा नहीं करते। रमेश बिधूड़ी मेरे गाल की बात करते हैं, अपने गाल की बात क्यों नहीं करते। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। आपको बता दें कि कालका जी से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था कि वो कालका जी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों की तरह बना देंगे, जिसके बाद इस पर काफी बवाल हुआ और बिधूड़ी को बैकफुट पर आना पड़ा। उन्होंने अपने बयान के लिए खेद जताते हुए कहा कि मेरी मंशा किसी को अपमानित करने की नहीं थी। अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ हो तो मैं खेद प्रकट करता हूं। इसके बावजूद महिलाओं को लेकर बिधूड़ी के बयान नहीं थमे। अगले ही पल उन्होंने आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया। बिधूड़ी ने कहा कि आतिशी मार्लेना अब सिंह बन गई है, उन्होंने अपना पिता बदल लिया है। इस पर आतिशी ने कहा कि बीजेपी महिला विरोधी पार्टी है। साफ है, बीजेपी के अपने ही नेता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले आए बिधूड़ी के इस बयान की हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन यह चर्चा बीजेपी के लिए बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। ऐसे में सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी बिधूड़ी का टिकट वापस लेगी। बिहार की राजनीति में इस वक्त क्या चल रहा है ये समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा है। इस असमंजस के बीच तेजस्वी यादव के एक ट्वीट ने सियासत को गरमा दिया है और कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि थके हुए मुख्यमंत्री ने रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार के युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया है। विज्ञापनों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ झूठे प्रचार में फूंक रहे हैं। बिहारियों के जीवन को आबाद करने की बजाय उसे बर्बाद कर दिया है। बिहार की प्रगति को दुर्गति की अग्नि में झोंक दिया है। बेसुध सरकार और उसके मुखिया के नेतृत्व में एक बरसात में ही सैकड़ों पुल पुलिया ढह जाते हैं। 2 दशक से हर प्रकार की परीक्षाएं, पेपर लीक और धांधली की भेंट चढ़ाई जा रही है। महंगाई हर घर हर परिवार को खा रही है। छोटे बड़े व्यवसायियों का व्यवसाय बर्बादी के कगार पर है। इनके शासन में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन में बिहार अव्वल है। तो अपने इस ट्वीट के साथ तेजस्वी ने एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें उन्होंने पिछले कुछ महीनों में टूटे पुलों का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने इस यात्रा को दुर्गति यात्रा बता दिया है। अब तेजस्वी के इस तंज ने सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर तेजस्वी के मन में चल क्या रहा है। एक तरफ आरजेडी नीतीश को साथ आने का न्योता दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी हमलावर है।
ऐसे में जानकारों ने इसे तेजस्वी की दोहरी रणनीति बताया है, जिससे नीतीश कुमार पर वो दबाव बना सके। यानी कहा जा सकता है कि तेजस्वी के एक ट्वीट ने नए सवालों को खड़ा कर दिया है कि आखिर बिहार की राजनीति में एनडीए फिर से एकजुट हो रहा है या फिर उसमें एक और टूट हो रही है। महाराष्ट्र की सियासत में जो खबर चल रही है उसमें ईडी की सक्रियता बढ़ने की बात हो रही है। एनसीपी एसपी के विधायक रोहित पवार ने कहा कि एनडीए की तरफ से हमारे सांसदों से संपर्क किया गया है, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। सभी सांसद शरद पवार के साथ मजबूती से खड़े हैं और वे सभी जानते हैं कि उन्हें किन परिस्थितियों में चुना गया है। लोगों ने उन पर भरोसा दिखाया है और वे कहीं नहीं जाएंगे। तो वहीं जितेंद्र आभार ने कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि सांसदों को शरद पवार और सुप्रिया सुले को छोड़ने का प्रस्ताव मिल रहा है। अजित खेमे में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। आभार ने कहा कि एक तरफ तो वे कहते हैं कि शरद पवार उनके भगवान हैं और फिर शरद पवार की पार्टी को एक बार फिर तोड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अब हमारी पार्टी के सांसद कहीं नहीं जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ संजय राउत ने भी जितेंद्र आभार के दावे पर मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि एनसीपी शरद पवार की पार्टी के सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और इसके नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने का प्रलोभन दिया जा रहा है। राउत ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट में दल बदल कराने का काम सौंपा गया है। जब तक एनसीपी शरद पवार के नेतृत्व वाले धड़े से दल बदल नहीं करवा ली थी, तब तक उसे केंद्र सरकार में कोई पद नहीं मिलेगा और मंत्री पद के लिए ही एनसीपी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। वैसे दावा यह भी किया जा रहा है कि बीजेपी शरद पवार की पार्टी के कम से कम 6 सांसदों को तोड़कर लोकसभा में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर जो निर्भरता है उसे खत्म करने की कोशिश में। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। किसान नेताओं ने दावा किया है कि अब डल्लेवाल को बोलने में भी दिक्कत हो रही है, वो किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। वहीं किसानों ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर डल्लेवाल को कुछ हुआ तो केंद्र सरकार हालात को संभाल नहीं पाएगी। किसान नेताओं ने 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। जल्दी इसको लेकर प्लान भी बनाया जाएगा। इसी के साथ किसान नेता सरवण सिंह पंडेर ने लोहड़ी के अवसर पर यानी कि 13 जनवरी को पूरे देश में नई कृषि मार्केटिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट जलाने का ऐलान भी किया है। साथ ही 10 जनवरी को पीएम मोदी का पुतला जलाने का भी ऐलान किया है। पंडेर ने कहा कि नई कृषि मार्केटिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट रद्द किए गए कृषि कानूनों का ही रूप है। पुराने ही नियमों को नए तरीके से लागू किया जा रहा है और किसान इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, नरेंद्र मोदी को किसानों की बेबसी और परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश के कृषि मंत्री भी पीएम मोदी की राह पर चलकर सरेआम झूठ बोल रहे हैं कि वे हर मंगलवार को किसानों से मिलते हैं। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के मन में किसानों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार डल्लेवाल की मांगों पर सुनवाई करती है। इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति से जुड़े कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट 4 फरवरी को इसकी सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं ने मामला कोर्ट में रखते हुए इस पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने 18 फरवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के रिटायरमेंट का हवाला दिया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने मामला जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर की सिलेक्शन प्रोसेस में फिलहाल केंद्र सरकार मजबूत स्थिति में रहती है, जो कि 2023 में आए संविधान पीठ के फैसले के मुताबिक सही नहीं है। याचिकाकर्ताओं को जवाब देते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जनवरी में पहले से कई मामले सुनवाई की सूची में हैं। बेहतर होगा कि वकील 3 फरवरी को उनके सामने दोबारा ये मामला रखें ताकि 4 फरवरी को सुनवाई सुनिश्चित हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मामला संसद से पारित कानून को चुनौती देने का है, इसलिए इसमें विस्तृत सुनवाई की जरूरत पड़ सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की सिलेक्शन प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी शामिल करने की मांग की गई है। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि चुनाव आयुक्त का चयन चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और नेता विपक्षी कमेटी को करना चाहिए, लेकिन सरकार ने नया कानून पास करते हुए इस कमेटी में चीफ जस्टिस को न रखते हुए पीएम की तरफ से नामित प्रतिनिधि को ही जगह दे दी है। अब देखना होगा कि 4 फरवरी को इस मामले में क्या दावों पर पानी फिर गया है। देश के विकास के ताजा आंकड़े सरकार के दावों को साफ तौर पर झूठा बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में आय समानता 1950 से भी ज्यादा हो गई है, यानी अमीर और अमीर हो रहा है तो गरीब और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा है। यानी मोदी सरकार की आर्थिक विकास की नीतियां केवल एक ही समूह के लोगों को फायदा पहुंचा रही है। इसके साथ ही ये भी साफ हो जाता है कि देश में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी है। दरअसल सरकार ने जीडीपी का आंकड़ा जारी किया है, जिसके तहत अग्रिम अनुमानों के मुताबिक
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो पिछले 4 साल का निचला स्तर है और वित्त वर्ष 2024 में दर्ज 8.2% की ग्रोथ से तेज गिरावट भी है। इसके साथ ही आरबीआई ने भी अपने अनुमान को पहले के 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया है। ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि भारत दुनिया की ऊंचाइयों को छू रहा है, हकीकत उसके एकदम उलट है। भारत की ग्रोथ गिरती दिखाई दे रही है। ये सरकारी आंकड़े एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिदृश्य की तरफ इशारा करते हैं। विपक्ष पहले से ही बढ़ती महंगाई और गरीबी को लेकर सरकार पर हमलावर है और अब इन आंकड़ों ने विपक्ष को एक और मौका दे दिया है। इन आंकड़ों पर कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में सिर्फ 6.4% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है। हालात ये है कि कुछ ही हफ्तों में भारतीय अर्थव्यवस्था निचले स्तर पर आ गई है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस तरह से नहीं बढ़ रहा है जैसे बढ़ना चाहिए। ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं।